जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की बीमारियां दरहकीकत काफी किस्म की होती है, जैसे कि दिल की झिल्ली की बीमारी, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मोरोसी बीमारी कहलाती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी दो तरह की होती है, साइनोटिक जिसमें बिली बेबी होते हैं, और ए साइनोटिक जिसके अंदर दिल के अंदर सुराख होते हैं लेकिन बिली बेबी नहीं होती। तीसरी होती है दिल के करंट की बीमारी, जिसमें उम्र आपने सुना होगा कि पेस मेकर या बैटरी वगैरह लगती है। जी। तीसरी होती है दिल के मसल्स की बीमारी, जिसके अंदर मसल्स के अंदर डैमेज आना शुरू हो जाती है और दिल डायरेक्ट होना शुरू हो जाता है। चौथी होती है हार्ट अटैक की, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन बीमारी है। जी। हार्ट अटैक की बीमारी जिसके अंदर दिल की शरीयान जो दिल को सप्लाई करती है उसमें रुकावट आ जाती है। जो मुकम्मल तौर पर रुकावट आ जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी बीमारी होती है उसके कोई ना कोई महर्रिकात होते हैं, तो इसी तरह से अगर हम हार्ट अटैक की बीमारी को ही अकेले लेके चलते हैं तो इसके भी महर्रिकात हैं। मॉडिफाइबल यानी जिन चीजों को हम तब्दील कर सकते हैं। दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स या महर्रिकात, जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते, जैसे कि एज 40 से ज्यादा है और जेनेटिक्स खानदान में दिल की बीमारी चली आ रही है। तीसरा है कि मर्दों में कॉमन होती है औरतों के मुकाबले में। तो ये महर्रिकात हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, स्मोकिंग, एक्सरसाइज का ना करना, शुगर की बीमारी, फास्ट फूड का जमाना है, सारा कुछ है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, और एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग हाई ब्लड प्रेशर, जिसका भी आपने जिक्र किया कि हाई ब्लड प्रेशर एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट काज, यानी ये कॉज है जो कि आपको हार्ट अटैक करवा सकती है लॉन्ग टर्म में जाके। जी देखिए, अभी जैसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करते जाते हैं, आखिर के अंदर मैंने उस रिस्क फैक्टर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बात की जो कि सबसे टॉप पे है। ये क्या करता है कि मुख्तलिफ तरीके से दिल की शरीयानों पर जाके अटैक करता है, और जब इसका दबाव हद से ज्यादा तजावुज कर जाता है तो रिस्क फैक्टर्स यानी कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर आम लोगों के मुकाबले में, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाते हैं बामुकाबला आम लोगों के जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है। अब ब्लड प्रेशर कॉमन होने की बात या कितना रेंज होनी चाहिए, देखिए इस दफा जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे स्लोगन था कि अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाएं, इसको कंट्रोल रखें, और स्लोगन में थोड़ा मॉडिफिकेशन ये थी कि अपने ब्लड प्रेशर को सही चेक करवाएं। उमूमन क्या होता है, मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ने उसी मिनट 1 मिनट में ब्लड प्रेशर चेक करना, उसकी रीडिंग को देख लिया, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 मिनट वेट करना चाहिए ताकि मरीज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और इसका एक्चुअल ब्लड प्रेशर आ जाए। अच्छा, अब क्या है, ब्लड प्रेशर रूटीन के अंदर बेहतर है कि 30 साल से ऊपर के अफराद अगर किसी और बीमारी में या किसी और पेशेंट के साथ डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कि आपका ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें, इसलिए कि रूटीन के अंदर ये ब्लड प्रेशर चेक होते रहना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, इसलिए कि ऑलमोस्ट तकरीबन 50% से ज्यादा अफराद में ये कोई सिम्टम्स नहीं देता, यानी कोई अलामत ही नहीं होती। 50 इनके जिस्म में ये हाई ब्लड प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होता है लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता। अब इसको कैसे मालूम करें, इसका तरीका ये है कि वक्तन फवक्तन आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहें ताकि आप अंधेरे में ना रह जाएं। तो ये इस तरह से होना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि 40 साल की उम्र के बाद के हर चौथे शख्स को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, चाहे वो अपने ब्लड प्रेशर के लिए अवेयर है या नहीं है। सही तो है जरूर, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को वक्तन फवक्तन चेक करवाते रहें और नो योर डिजिट। आपने अपना ब्लड प्रेशर आज चेक करवाया, आप अपने डिजिट को याद रखें कि मेरा आज ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब ने बताया है
कि 120 और 80 है, सही। ताकि कभी फ्यूचर में आप बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में रिलैक्स हैं और आपका जी। ब्लड प्रेशर आज 135 और 85 आ गया, तो आप थोड़ा सा उस वक्त भाग जाएं कि मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। इस मरहले पे हम अपनी जी। जिंदगी को जब रहन सहन को तब्दील कर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर उस कैटेगरी में आता नहीं है जिसके हाई ब्लड प्रेशर को हम डेफिनेशन कहते हैं। जी, एक्चुअली थ्रेशोल्ड होता है। जी। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि एक ब्लड प्रेशर की रेंज दे दी गई है कि आज से अगर 20 साल पहले मुझसे आप पूछते कि हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है या रीडिंग्स क्या होती है, जी। एज प्लस 100 नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड 20 इयर्स बैक। किसी की उम्र 70 साल है, उसका 170 तक का ब्लड प्रेशर नॉर्मल आउट होता था। लेकिन अब दुनिया भर की 15 से ज्यादा बड़ी बड़ी गाइडलाइंस सब मुत्तफिक हैं कि किसी भी शख्स का ब्लड प्रेशर 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर है तो वो हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में या डेफिनेशन में आ जाता है। अच्छा, इससे पहले ये होता था कि ब्लड प्रेशर जब 170 पे उमूमन मोस्टली लोगों को सिम्टम्स आना हो जाते हैं, लेकिन 140 और 90 के ऊपर ज्यादातर यानी ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं आते। जिन लोगों को सिम्टम्स आते हैं उसमें है डबल चक्कर आना हो जाता है, खामोखा में पसीना आना शुरू हो जाए, बेवजह गुस्सा आना शुरू हो जाए, काफी दफा यूरिन पास करें, अब घड़ी घड़ी फ्रीक्वेंसी आना शुरू हो जाती है, कानों में घंटियां बजना, गर्दन में दर्द होना, ये हाई ब्लड प्रेशर की अलामत है। लेकिन जब लेबाइल या बॉर्डरलाइन हाई ब्लड प्रेशर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यह सिम्टम्स नहीं देता। अच्छा, अब क्या है कि हमारे जहन में आता है कि अब इसको कैसे हम ओवरकम करें, पॉपुलेशन पर माशरे में कैसे कम किया जाए। हमने अब सिस्टम जिंदगी के सिस्टम के रहन सहन को तरीके को बहुत ज्यादा चेंज कर लिया है जो नेचर से काफी सारा हट गया है। हम अच्छी नींद नहीं लेते। अगर हम अच्छी नींद लेना शुरू कर दें 6 से 8 घंटे की, तो आपके ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। एक देश प्रोग्राम होता है डाइट से मुतालिक, उसके अंदर आपने लो कैलोरीज डाइट को इस्तेमाल करना है, अपने खाने के अंदर सैलेड का इस्तेमाल करना है, फ्रूट का इस्तेमाल करना है, नमक कम से कम इस्तेमाल करना है। ये देश प्रोग्राम डाइटरी एडॉप्शन टू स्टॉप द हाई ब्लड प्रेशर, इसको देश प्रोग्राम कहते हैं। सही। एक्सरसाइज की बात करें, हमारे माशरे में हमारे सेटअप में एक्सरसाइज कोई इतना सिस्टम ऑर्गेनाइज है ही नहीं जी। एक्सरसाइज एक्चुअली की हम डेफिनेशन करें 30 मिनट हफ्ते में कम से कम 5 दिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं डे बेस पे जी, तो ये एक्सरसाइज के डेफिनेशन में आ जाता है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी जो शरीरानों में प्रॉपर सर्कुलेशन होती है और आपको कोलेस्ट्रॉल तो शरीरान में जमने की स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर एक्चुअली है क्या पता है, अगर हम डेफिनेशन वाइज पूछें तो दिल जो पंप करता है और जिस्म के आखिरी खुलिये तक खून जो पहुंचाता है इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब शरीरानों के मुंह तंग होना शुरू हो जाते हैं तो दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इस ज्यादा जोर लगाने को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। कि भूमिका के अंदर जब आप जैसे पूछ रहे थे, एक तो डाइट का रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है। स्मोकिंग क्या करती है, स्मोकिंग इसके बेंजर का काम करती है और वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की जो स्पीड है शरीरानों में उसको मोर देन ट्वाइस कर देती है, जिसकी वजह से शरीरानों का जो मुंह तंग हो जाता है, आखिरी खुलिये खून पहुंचाने का जो इसकी जस्तजू है दिल की उसके अंदर कमी आ जाती है, जिसकी वजह से दिल को ज्यादा प्रेशर के साथ काम करना पड़ता है। इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जी, तो देखिए पहले तो सवाल यंग एज में ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर आता ये है पहले तो इसके मुहर्रकात कोई भी नहीं है ब्लड प्रेशर के। 90 to 95% केस के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की कोई एटियोलॉजी नहीं है, हाइपोथेसिस है, सिर्फ नजरियात हैं कि भाई आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ब्लड प्रेशर के मरीज बन सकते हैं, आप हेवी मील्स लेते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं तो ब्लड प्रेशर के मरीज बन सकते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं तो हो सकता है,
आपने अच्छी नींद नहीं ली तो हो सकते हैं। ये आपको हाइपोथेसिस नजरियात हैं। सही। ये तकरीबन 90 to 95% केसेस में होते हैं और इस ब्लड प्रेशर को असेंशियल या प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऑन द अदर एंड जो 20 साल की बात कर रहे थे या यंग पॉपुलेशन के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो उसके अंदर इस तरह से है कि उसको सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब है जिस्म के अंदर इसकी कोई ना कोई वजह है जिस वजह से ब्लड प्रेशर आया है। जैसे आपने देखा होगा, उन्होंने सुना भी होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हो गया। अब वो जैसे प्रेगनेंसी ओवर हो जाएगी ब्लड प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम बगैर किसी दवाई के ठीक हो जाता है। वन बहुत दफा ऐसे होता है किडनी स्टोन है गुर्दों में, उसकी वजह से यंग एज के अंदर बिल्कुल बच्चा 10 साल का है, मालूम है इसका स्टोन है और उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई 10 साल की उम्र में। तो यंग एज पर्टिकुलरली अगर इस तरह के मसाइल होते हैं तो देयर इज सम कॉज इनसाइड द बॉडी। अगर हम इस कॉज को या इस वजह को रिमूव कर देंगे या ट्रीट कर देंगे तो उस शख्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। जी सही। देखिए, इसका आसान सा जवाब ये कि हमारे पास जो मल्टीनेशनल जो रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, इसके बाद जब इनके पेटेंट रिसर्च के जो पेटेंट राइट्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं तो नेशनल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। अब नेशनल कंपनियों के जो स्ट्रेंथ है, ये नाम है, जैसे आदमजी या इस तरह की जो कंपनीज हैं जो कि वेल नोन है, अगर ये कोई भी प्रोडक्ट मीटू बनाती हैं जो कि पेटेंट राइट्स होकर आप बना सकते हैं इसको ना तो 10 साल के बाद, तो इनके एफिकेसी से हमें पाकिस्तान में हम 90% लोगों में मोर देन 90% पेशेंट्स को पाकिस्तानी कंपनी की दवाई लिखते हैं और पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम ब्लड प्रेशर की वजूहात की तरफ और हाइपोथेसिस की तरफ जब जाते हैं, नजरियात की तरफ, तो भाई क्या वजूहात थी, तो वही कि अच्छी नींद, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, अवॉइड स्मोकिंग, एक्सरसाइज। अब हम पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके देखें, रूल भी यही है। ये जो गाइडलाइन है इसमें रूल ये है कि जब आपको फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर के मरीज को देखते हैं कोई भी डॉक्टर, 3 महीने तक उस शख्स को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, रहन सहन के तब्दीली, खाने पीने में एहतियात, कम नमक इस्तेमाल करना, स्मोकिंग अवॉइड करना, ये सारी चीजें कर ले 3 महीने तक। अब इन 3 महीनों में लाइफ स्टाइल के बाद उस शख्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में नहीं आता तो फिर आता है दवाई का नंबर। दवाई के नंबर में नाइस गाइडलाइन ने जिंदगी को बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। सही। 55 साल से कम के लोग और 55 साल से ज्यादा के लोग, जो 55 साल से कम के लोग हैं उसको हम ARB या एसिलिबिटर्स, एक ग्रुप है दवाओं का, वो इस्तेमाल करवाते हैं। और 55 साल ज्यादा के लोग हैं उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस्तेमाल करवाते हैं। अब कंट्रोल नहीं होता इन दवाओं के बाद भी तो फिर हम इसको वाइस वर्सा ऐड करते हैं, पहले ग्रुप में दूसरे को, दूसरे ग्रुप में पहले वाले को, और एक लेवल क्रॉस कर जाए ब्लड प्रेशर की तो इसको ऐड करते जाते हैं। इसके डोजेज को हम उमूमन बढ़ाते चले जाते हैं तो उस लेकिन आज आपका ब्लड प्रेशर अगर किसी दवाई से कंट्रोल है, किसी दवाई से कंट्रोल हो गया, लेकिन अगर आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफाई नहीं किया तो कल यही इसी दवाई पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। तो लाइफ स्टाइल या रहन सहन के अंदर तब्दीली, खुराक, स्मोकिंग ना करना, एक्सरसाइज को लेकर चलना, अगर इन चीजों को लेकर नहीं चलते तो आज आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, कल इसी दवा पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। तो लाइफ स्टाइल इज मैंडेटरी। जी बिल्कुल सही। स्ट्रेस इज मैंडेटरी ना। ये एक्यूट देखो ना, 2 तरह के ब्लड प्रेशर के हम देखें ब्लड प्रेशर की वजूहात की तरफ ध्यान रखें तो 2 तरह की, एक्यूट फेज वाली और एक क्रॉनिक वाली। तो स्ट्रेस ये एक्यूटली भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, क्रॉनिकली भी बढ़ाता है। सही। स्ट्रेस क्या करते हैं, हमारे जिस्म की सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जिस वक्त भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है आपका ब्लड प्रेशर उस वक्त बढ़ता है। सही। अब यही चीज 24 आवर में रिपीटेडली होती रहती है तो ये ब्लड प्रेशर जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ रहा था अब सिस्टम का, आपके जिस्म का एक लाजमी जुज बन जाता है।
तो स्ट्रेसेस थ्रू द सिंपैथेटिक एक्टिविटी ये आपके जिस्म को डिस्टर्ब करते हैं। सही अब क्या है कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं। वो तो 1400 साल पहले कहा जा चुका है ना कि सादा जिंदगी गुजारें और सादा ग़िज़ा खाएं, अपना काम खुद करने की कोशिश करें। देखो हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसके स्ट्रेसेस को हम जनरली दूसरी तरफ से जो आ रहे हैं उसको कैसे कम करेंगे, लेकिन बिल्कुल सही बात। आपकी ज्यूरिसडिक्शन में जो आप अपने तौर पे कर सकते हैं वो इतना तो कर सकते हैं ना कि सादा जिंदगी गुजारें, सादा ग़िज़ा खाएं और बेहतर तरीके से रिलीजियस जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये रिलीजियस हम अगर खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं ये जी। हमारे सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज भी है और सम सॉर्ट ऑफ योगा भी है। तो Very इन चीजों से हम सारी चीजों को हम ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि जो बाहर के चीजें हैं उनको तो हम इन स्ट्रेसेस को तो कम करने के लिए हमें बहुत बड़ी स्ट्रगल की जरूरत पड़ेगी, जी। लेकिन हम अपने तौर पर इंफरादी तौर पे जो कर सकते हैं तो हम ऐसे करें इंशाल्लाह।